हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर डिस्कशन सेशंस। इससे पहले दो चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशंस। वन डायमेंशनल मोशंस एंड टू डायमेंशनल मोशंस में चैप्टर डिस्कशन के साथ उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, एंड जेईई मेन एंड नीट का अलग। आज के सेशंस में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ये सेशन पहले से ज़रूर बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला टर्म है फोर्स, एंड ये सभी को नोन है। आप फोर्स को 9th क्लासेस में भी सेम चीज किए हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल व्हिच कैन कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशंस। तो यहाँ पर अगर स्टेट से रिलेटेड देखें अगर, तो स्टेट आपका रेस्ट वाला भी हो सकता है, एंड स्टेट मोशन से रिलेटेड भी हो सकता है। स्टेट आपका मोशन से भी रिलेटेड हो सकता है, एंड मोशन इज रिलेटेड टू वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी। आप अगर देखेंगे तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होते हैं, एंड डायरेक्शंस भी होता है। अगर देखेंगे तो वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस में है, ये पहले से नोन है, ये डायरेक्शंस भी है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी वेक्टर, इसका मतलब फोर्स मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकता है, एंड फोर्स दोनों को एक साथ भी चेंज कर सकता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें, सपोज करिए कि ये बॉडी इस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, मान लीजिए v इसकी वेलोसिटी है, एंड आप उसी डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहे हैं। अगर इसी डायरेक्शंस में फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर आपका फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। अगर ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, एंड फोर्स अगर वेलोसिटी की डायरेक्शंस में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इफ फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी। इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर सपोज करिए कि आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है, एंड फोर्स को हम इसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, फोर्स को यहाँ पर परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शंस है वो चेंज करेगा। ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, एंड यहाँ पर जो डायरेक्शन चेंज करेगा उसकी कर्व की रेडियस डिपेंड करेगा कि इसकी मास कितनी है। अगर मास ज़्यादा होगा तो उसकी जो मोमेंटम है ज़्यादा होगी, तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब वो लार्जर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर मास कम होगी तो स्मॉलर पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर फोर्स आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, मैग्नीट्यूड आपका चेंज नहीं कर रहा है, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। फिर से देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है कि अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल है तो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आइदर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि फोर्स वेलोसिटी के अलोंग है या उसके अपोजिट है। लेकिन अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उस केसेस में ओनली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उस केसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। एंड ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कि जिसमें दोनों चेंज करता हो। जैसे मैं शॉर्ट में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी किसी कर्व पाथ में मूव कर रहा है। मान लीजिए कि कोई बॉडी इस कर्व पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शंस देखें तो मान लीजिए कि वेलोसिटी की डायरेक्शंस इस डायरेक्शंस में है जो टेंजेंट के अलोंग है,
एंड यहाँ पर सपोज करिए कि फोर्स इस डायरेक्शंस में लग रहा है, लेट दिस इज द फोर्स, एंड ये सपोज करिए कि नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल, उस पॉइंट पर नॉर्मल है, एंड अगर ये थीटा एंगल हो तो यहाँ पर ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एंड इस डायरेक्शंस में एफ साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि एफ साइन थीटा कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शंस में है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका एफ साइन थीटा कंपोनेंट है दैट इंक्रीजेज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज, एंड एफ कॉस थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो दैट चेंजेस डायरेक्शंस, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको आगे भी यूज करेंगे। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। देखिए यहाँ पर कि force is an external in external form, force is a push or pull that can change state of motion। स्टेट से मेरा मतलब है कि रेस्ट और मोशंस, ये रेस्ट को मोशन में ला सकता है, एंड मोशंस जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको चेंज कर सकता है। तो वेलोसिटी में दो तरह के कंपोनेंट हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शंस। तो फोर्स मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकता है, एंड दोनों को चेंज कर सकता है। जैसे इस एग्जांपल में फोर्स अगर पैरेलल है वेलोसिटी के, तो उस केसेस में वो फोर्स ओनली मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, एंड जो परपेंडिकुलर है वो ओनली डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है। अगर उसमें दोनों फोर्सेज लग रहे हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज होगा। जैसे इस वाले में एफ साइन थीटा वेलोसिटी के अलोंग है, इसीलिए ये कंपोनेंट उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, एंड एफ कॉस थीटा उसकी डायरेक्शंस को चेंज करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ फोर्स में अगर देखें तो कई तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शंस, दो बॉडी किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम करते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो अगर दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एंड ये क्लासिकल फोर्स है ऑफ नेचर। ये नेचर में जो फोर्स पाया जाता है उस तरह का फोर्स होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम इसको दो इस तरह से कह सकते हैं कि एक हमारा फील्ड फोर्स है, फील्ड फोर्स का मतलब हो गया व्हिच एक्ट्स एट ए डिस्टेंस। जैसे इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड आप वेट का भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, दिस इज द वेस्ट। अब हम ऐसा कह रहे हैं कि दिस इज क्लासिकल फोर्स ऑफ नेचर, जो नेचर में पाया जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, हम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फोर्सेस, हमने एक को फील्ड फोर्सेस बोला दैट एक्ट्स एट ए डिस्टेंस, उसमें कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी एग्जांपल है, एंड ये नेचर का क्लासिकल फोर्स है। दूसरा अगर देखें तो कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्मल रिएक्शंस का, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसको। नॉर्मल रिएक्शंस, टेंशन एंड फ्रिक्शंस। तो जैसा नाम से है, कांटेक्ट फोर्स तभी एक्ट करेगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में होंगे, एंड कांटेक्ट फोर्स का जो
ओरिजिन का नेचर है वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस है। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहेंगे तो उस सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस लगती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगती है जो अट्रैक्टिव नेचर का है, उसके कारण आपका कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है। एंड इसके अलावा अगर देखें तो आप इसके बेसिस पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस की भी इमेजिनेशंस कर सकते हैं। लेकिन ये फोर्स आपको तभी एक्ट करेगा जब पार्टिकल्स का सेपरेशंस न्यूक्लियर रेंज में है, यानी कि जो सेपरेशन है पार्टिकल्स के बीच में वो लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर है, एंड यानी कि न्यूक्लियर रेंज में है, न्यूक्लियर रेंज में है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड हालांकि न्यूक्लियर फोर्सेस भी हमारे 12th के सिलेबस में है, लेकिन अभी जो है हमारा कंसर्न जो है ये कांटेक्ट फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है आप 12th में उसकी स्टडी करेंगे, एंड न्यूक्लियर फोर्सेस में आप स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो न्यूक्लियर फोर्सेस है उसकी इमेजिनेशन कर सकेंगे। यहाँ पर अगर आप इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर देखें, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखें for two particle separated by a small distance, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, एंड अगर देखें तो जो वीक फोर्स है 10⁻⁻25 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखें तो दैट इज नियरली इक्वल टू 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड अगर आप स्ट्रॉन्ग फोर्स देखेंगे तो ये नियरली 10⁻38 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये आप एक कंपैरेटिव स्ट्रेंथ लगा सकते हैं। हमने वैसे कई बेसिस पर फोर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर पहले में हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शंस के बेसिस पर किया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर द फील्ड फोर्सेस जो कि दूर से एक्ट करेगा, कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। एंड टेंशन, नॉर्मल रिएक्शंस एंड फ्रिक्शंस ये तभी एक्ट करेगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में है। और कांटेक्ट फोर्स की जो ओरिजिन है यहाँ पर ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फिर से आप बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बेसिस पर भी फोर्स के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बैलेंस्ड फोर्स देखें बैलेंस्ड फोर्स का मतलब हो गया कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्सेलरेशंस 0। इसका मतलब
वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब स्टेट बॉडी is not changing. स्टेट ऑफ बॉडी आपका चेंज नहीं कर रहा है बैलेंस्ड फोर्स के केसेस में। जैसे मान लीजिए आप सिंपल अगर एग्जांपल दें, एंड इस सिचुएशंस को आप इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है ऐसा आप बोल सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जैसे मान लीजिए एक फोर्स F1 इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड F2 इस डायरेक्शंस में लग रहा है, तो इसका मतलब F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 है। दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आप एक पॉइंट और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। मान लीजिए F1 इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड F2 इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड मान लीजिए कि F3 इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ F1 F2 एंड F3 विल बी 0 अगर ये रेस्ट में है। एंड इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसा बोल सकते हैं आप। एंड यहाँ पर अगर देखें तो आप सम ऑफ F1 एंड प्लस F2 एंड प्लस F3 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। एंड हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में ये पढ़ा है कि अगर ऑल साइड्स आर इन सेम ऑर्डर देन सम ऑफ द ऑल साइड्स विल बी इक्वल टू 0, जो कि ट्रायंगल के लिए भी एप्लीकेबल है एंड किसी भी अदर पॉलीगन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। सम ऑफ ऑल साइड्स अगर सेम ऑर्डर में है तो दैट विल बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तो अब यहाँ पर अगर देखिए, सपोज करिए कि आप इसको लेट थोड़ी देर के लिए इसको हम θ1 मान लेते हैं एंड ये θ2 है एंड ये θ3 है। तो अगर इस फोर्सेस को किसी ट्रायंगल्स का साइड ले लें तो वो उसका सम 0 हो जाएगा। जैसे हमने इस स्टेटमेंट को आप ऐसा भी कह सकते हो कि लेट दिस इज द F1, ये आपका F1 है, ये वेक्टर का साइन दे देते हैं, और ये F2 है, ये F2 है एंड ये सपोज करिए F3 है। तो दिस बिकम्स द साइड ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, इसलिए इसका सम 0 होगा। एंड यहाँ पर एक पॉइंट और कर सकते हैं आप कि इसमें अगर आप लामीज थ्योरम लगा दें, अगर आप लामीज थ्योरम को अप्लाई करें तो आप F1 अपॉन साइन θ1 इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 एंड इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3 ऐसा लगा सकते हैं। ये आप लगा सकते हैं। तो फिर से देखिए, जैसे एग्जाम्पल में आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि अगर कोई लिफ्ट रेस्ट में है, ये इस तरह का कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। दूसरे कैटेगरी का फोर्सेस हो गया अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दूसरा आप लिख सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस। का मतलब हो गया कि F नेट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर बॉडी एक्सीलरेटेड है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंजिंग है। यहाँ पर हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म देखिए,
नॉर्मल रिएक्शंस। ये टर्म को समझना बेसिकली जरूरी है। अगर आप लॉज ऑफ मोशंस के आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें नॉर्मल रिएक्शंस की कंसेप्ट आपको काफ़ी नीड पड़ेगी। तो नॉर्मल रिएक्शंस को यहाँ पर ठीक से समझते हैं हम। ये कह रहा है कि व्हेनेवर टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट दे प्रेस ईच अदर विद ए फोर्स कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ये दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस के कारण उस दोनों के बीच में फोर्स लगता है। एंड component of contact force perpendicular to the surface is called normal reactions and parallel to the surface is called frictions। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शंस दोनों कंटैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो कंटैक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है इज द नॉर्मल रिएक्शंस, एंड जो सरफेस के पैरेलल है उसको आप फ्रिक्शन बोल रहे हैं। एंड अगर देखें तो नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट कर देते हैं। जैसे पहला है कि नॉर्मल रिएक्शंस को आप एन से डिनोट कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। दूसरा कह रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट्स एट ईच कांटेक्ट पॉइंट। एंड तीसरा कह रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शंस एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं कि ये एक टेबल का सरफेस है एंड यहाँ पर सपोज करिए कि एक ब्लॉक है, इसकी m मास है। तो दिस mg इज एक्टिंग ऑन द टेबल सरफेस एंड ये आपका नॉर्मल रिएक्शंस है। तो यहाँ पर दिस नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड mg इज एक्टिंग ऑन द सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शंस एक्शन एंड रिएक्शंस पेयर में एग्जिस्ट करता है एंड वो दोनों सेम बॉडी पर नहीं लगता है, दो डिफरेंट अलग अलग बॉडी पर लगता है। जैसे यहाँ पर जो mg है वो दैट इज एक्टिंग ऑन द सरफेस एंड जो नॉर्मल रिएक्शंस है इसको होल्ड करने के लिए ये ब्लॉक उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो आपका जो इस पर फोर्स लग रहा है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शंस। एंड जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये थीटा है एंड यहाँ पर सपोज करिए कि ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये आपका कांटेक्ट सरफेस हो गया, दिस इज योर कांटेक्ट सरफेसेस। तो नॉर्मल रिएक्शंस इसके परपेंडिकुलर लगेगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में यहाँ पर लगेगा। एंड अगर देखें तो यहाँ पर mg इस डायरेक्शंस में लग रहा है लेट एंड ये थीटा होगा। तो इस डायरेक्शंस में mg cos थीटा होगा एंड इस डायरेक्शंस में mg sin थीटा होगा। एंड अगर फ्रिक्शंस है तो इसको, अगर ये रेस्ट में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शंस में लग रहा है। तो इसका मतलब mg sin थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, तभी ये रेस्ट में है। एंड इस एग्जांपल में आपका नॉर्मल रिएक्शंस इज इक्वल टू mg cos थीटा। इस डायरेक्शंस में नॉर्मल रिएक्शंस को mg cos थीटा बोल सकते हैं। देखिए नॉर्मल रिएक्शंस ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस एंड ये एक्शन एंड रिएक्शंस पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एंड एक बॉडी दूसरे बॉडी को जितने पॉइंट पर टच करेगा ईच पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट का टच है यहाँ पर, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में लगेगा। जो इसके सेंटर से क्रॉस करेगा, इसके सेंटर से क्रॉस करेगा तभी ये रेडियस और परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शंस n1 है एंड दूसरा नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। लेट दिस इज द n2 एंड दिस इज सेंटर एंड n1 n2 ये हमने दिखा दिया। एंड इसका अगर कुछ वेट होगा तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो आगे फ्री बॉडी डायग्राम में सीखेंगे हम लोग। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, ये हमें देखना है। जैसे आप दूसरे वाले एग्जांपल्स में देखिए कि ये एक रॉड है, यहाँ पर ये टच कर रहा है। तो
एक नॉर्मल रिएक्शंस यानी कि इसकी वेट का एक कंपोनेंट एंड यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड दूसरा यहाँ पर टच कर रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। उसी तरह के ये समझने के लिए मैंने फिगर बना दिया है कि ये बॉडी दोनों कॉर्नर को टच कर रहा है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शंस होगी वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये कॉन्टैक्ट सरफेस इस तरह का है तो उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर लग रहा है एंड यहाँ पर भी उस तरह से लग रहा है, तो ये देख सकते हैं आप। तो नॉर्मल रिएक्शंस की नीड आगे जो न्यूमेरिकल्स आएगी उसमें होगी एंड ये एक्शन रिएक्शंस की पेयर के फॉर्म में होता है एंड कॉन्टैक्ट सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है टेंशन। Tension force is an intermolecular force between the atoms of the string which acts or reacts when string is stressed। अगर आप स्ट्रिंग या रोप या केबल को अगर आप स्ट्रेचिंग पोजीशंस में लगाते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको आप टेंशन बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप अगर एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है एंड इसकी मास अगर m है तो mg इस डायरेक्शंस में लग रहा है और ये रेस्ट में है, यानी कि दिस इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो रोप है वो कांटेक्ट पॉइंट पर इस डायरेक्शंस में बॉडी को पुल कर रहा है एंड उसको आप टेंशन फोर्स बोलते हैं। टेंशन इज ए फोर्स। जब कोई कॉर्ड या रोप या केबल स्टेट में है तो उस कॉर्ड में जो फोर्स लगता है उसको हम टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस वाले एग्जाम्पल्स में ब्लॉक रेस्ट में है, इसीलिए इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए स्ट्रिंग उसको अपनी डायरेक्शन में पुल कर रहा है कांटेक्ट पॉइंट से अवे एंड इस चूंकि ये रेस्ट में है इसीलिए आप T इक्वल टू mg लिख सकते हैं, यहाँ पर T इक्वल टू mg लिख सकते हैं। अब जो इससे रिलेटेड हम थोड़ा कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि टेंशन पुल्स बॉडी अवे फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट। दूसरा कह रहे हैं कि इन मासलेस कॉर्ड टेंशन यूनिफॉर्म है। थ्रू आउट स्ट्रिंग एंड अगर टेंशन 0 है तो स्ट्रिंग स्लैक है। स्ट्रिंग स्लैक है ऐसा बोल सकते हैं आप। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सपोज करिए कि ये दो बॉडी है एंड ये इस पोजीशंस में ऐसे है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग हमारा स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं है, टाइट नहीं है। तो इस केसेस में इस कॉर्ड की टेंशन 0 होगी। प्लस यहाँ पर देखेंगे तो हमने लिखा कि अगर जैसे हमारा कॉर्ड मासलेस है इसीलिए यहाँ पर भी कांटेक्ट पॉइंट पर अवे लगेगा, इस डायरेक्शंस में टेंशन लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि टेंशन ऑलवेज कांटेक्ट पॉइंट से अवे लगता है, इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं कि ये सपोज करिए एक पुली है एंड यहाँ पर एक मास है m लेट, तो इसकी वेट mg नॉर्मल डायरेक्शंस में एक्ट करेगा और यहाँ पर ये सिंगल कॉर्ड है, दिस इज द सिंगल कॉर्ड। तो अब अगर देखेंगे तो अगर टेंशन को रिप्रेजेंट करें, टेंशन की रिप्रेजेंटेशंस को सीखना जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंगल कॉर्ड है एंड ये मासलेस है, तो सिंगल कॉर्ड में अगर मासलेस है तो टेंशन की वैल्यू यूनिफॉर्म होगा। तो आप यहाँ पर अगर T1 लगा रहे हैं लेट थोड़ी देर के लिए, जो कि कांटेक्ट पॉइंट से अवे लग रहा है, यहाँ पर भी T1 लग रहा है, लेकिन इसमें लग रहा है T2, इसमें लग रहा है T2
एंड यहाँ पर भी T1 लग रहा है एंड यहाँ पर भी T1 लग रहा है। अगर सपोज करिए कि आप पुली का देखें तो पुली को यहाँ पर ब्लॉक ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पर एक ब्लॉक ले लो मास m। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है T2। तो अगर हम पुली की देखें सिर्फ तो इस डायरेक्शन में है T1 और इस डायरेक्शन में है T1 और इसके नीचे है T2। एंड अगर इसका देखेंगे, ब्लॉक का देखेंगे तो यहाँ पर mg है और इस डायरेक्शन में है T2 एंड यहाँ पर T2 चूंकि रेस्ट में है इसीलिए T2 इक्वल टू mg के बराबर होगा। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी सपोज करिए कि आप इस तरह का एग्जांपल लीजिए कि जैसे सपोज करिए कि ये हमारा इस तरह का ब्लॉक है m। तो अभी हम ये मानते हैं कि कॉर्ड मासलेस है एंड पुली एंड कॉर्ड के बीच में फ्रिक्शन जीरो है। पुली एंड कॉर्ड के बीच में फ्रिक्शन जीरो है तो उस केसेस में आप यहां पर भी टेंशन T है, इस डायरेक्शन में भी टेंशन T है एंड इस डायरेक्शन में भी टेंशन T है और यहां पर भी टेंशन T है। लेकिन अगर पुली एंड फ्रिक्शंस के बीच में पुली एंड कॉर्ड के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उस केसेस में दोनों तरफ टेंशन की वैल्यू सेम नहीं होगी। जैसे हम दूसरा फिगर इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पुली है एंड ये सिंगल कॉर्ड है, यहाँ पर एक मास m है एंड कॉर्ड तो मासलेस है। यहाँ पर देखें तो कॉस हमारा मासलेस है बट फ्रिक्शंस एक्ट्स बिटवीन पुली एंड कॉर्ड। अगर उसके बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो हम इस तरफ टेंशन को T1 ले रहे हैं। ये सिंगल कॉर्ड है इसलिए यहाँ पर भी टेंशन T1 होगा, लेकिन इस तरफ टेंशन आपका T2 है, इस तरफ टेंशन T2 है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। एंड जो लॉज ऑफ मोशंस हैं तो पुली सिस्टम की काफी इंपॉर्टेंस है। पुली सिस्टम पर बेस्ड काफी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो टेंशन किस डायरेक्शंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको सीखना काफी जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगल कॉर्ड में टेंशन यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। तो ऐसा देखिए इसमें सेम है, ये यहां से यहां तक एक सिंगल कॉर्ड है बट ये दूसरा कॉर्ड है। तो सेम कॉर्ड में हमने सेम लगाया है, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे लगाना है, ये ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से सही है ये। नेक्स्ट देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी स्टार्टिंग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड नहीं पड़ेगी बट न्यूटन्स लॉज में आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड पड़ेगी। एंड जैसे स्यूडो फोर्स जब आएगा तो वहां पर फ्रेम ऑफ पहले इसको समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। जैसे आप किसी स्पेस में जो इवेंट्स हो रहा है, जो भी हैपनिंग्स हो रही है, उसको आप मेजर करते हैं। इसकी पोजीशन हो, उसकी वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशंस या और भी मोमेंटम या कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो आप जिस रीजन से उस बॉडी की पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशंस को मेजर करते हैं, दैट रीजन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं इसमें पहला पॉइंट लिख रहा हूं, रीजन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं हम कि इट इज एसोसिएटेड विथ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स, वाई एंड जेड। रफली आप ये कह सकते हैं कि जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पर आप बॉडी की पोजीशंस को लोकेट कर रहे हैं, दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इटसेल्फ इज नोन एज द रेफरेंस फ्रेम। एंड यहाँ पर एक क्लॉक भी लगा सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिलेटेड टू, एसोसिएटेड विथ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ए क्लॉक, जिसके बेसिस पर आप मेजर्स करते हैं पोजीशन एंड टाइम of any events happening in space.
फिर से देखिए कि वो स्पेस जहाँ से आप किसी बॉडी की ऑब्जर्वेशंस की मेजरमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड जिसके बेसिस पर आप बॉडी की पोजीशंस को लोकेट कर रहे हैं। दूसरा, अगर अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें तो ये दो तरह का हो सकता है। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर फ्रेम रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि आपने जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को चूज किया है बॉडी की पोजीशंस को लोकेट करने के लिए, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप उसको इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। एंड इस केसेस में एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि ये फ्रेम आपका नॉन एक्सेलरेटेड है। फ्रेम आपका नॉन एक्सेलरेटेड है एंड इस फ्रेम में न्यूटन्स laws are valid. Newton's laws of are valid. फिर से देखिए, अगर आपकी फ्रेम रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। यानी कि ऐसा फ्रेम जो नॉन एक्सेलरेटेड है को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज आर डायरेक्टली वैलिड। जैसे मान लीजिए कि आपका ये लिफ्ट है, ये रेस्ट में है, तो इसको आप इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हैं। या सिंपली ग्राउंड पर कोई बॉडी है एंड ये किसी मूविंग ये कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये आपका रेस्ट में है, इसीलिए ये इनर्शियल फ्रेम है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर लिफ्ट v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है एंड ये कांस्टेंट है तो भी ये इनर्शियल फ्रेम होगा। अगर लिफ्ट सेम वेलोसिटी से नीचे आ रहा है एंड ये कांस्टेंट है तो भी इसको आप इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या वैलिड है। एंड इनर्शियल फ्रेम का मतलब हो गया फ्रेम या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। दूसरा अगर देखें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसमें फ्रेम आपका एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट्स एक्सिस सिस्टम इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज आर नॉट अप्लीकेबल। इसमें आपका न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आगे डिस्कस करेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं, जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसकी अगर एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए कि आपका लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है एंड आप वहीं से किसी मूविंग बॉडी के ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, तो ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। या अगर सपोज किसी करिए कि सर्कुलर मोशंस में कोई कार मूव कर रहा है, तो इसको आप नॉन इनर्शियल फ्रेम लेंगे। एक्सेलरेटेड फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं है एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखिए, ये आफ्टर डिस्कसिंग 2 चैप्टर ये हम न्यूटन्स लॉ मोशंस को स्टार्ट किए हैं एंड इसमें हम चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं एंड इसी के बेसिस पर इसी चैप्टर्स के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हमारी चैप्टर वीडियो देखता है एंड उसके बेसिस पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाते हैं, तो यूजुअली ये बहुत ही हेल्पफुल है एंड कम समय में आप पूरी चैप्टर को रिवाइज कर पाते हैं एंड चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कलेक्ट कर पाते हैं
जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की तरह चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे।